हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ की लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो हो सकता है आपका सीए फाउंडेशन का लॉ का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग निखिल चंदनानी, अ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूं कि लॉ आपका सब्जेक्ट डिसाइडर हो सकता है, आपका अटेम्प्ट डिसाइडर हो सकता है, क्योंकि ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी जनों का एग्जाम रह जाता है। जो लोग लिखने जाते हैं उन्हें पता है कि उनका एग्जाम कई बार उसी पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट की वजह से ही रह जाता है। आप देखना, अगर आप 12th बोर्ड से एग्जाम दे के आ रहे हो तो आपको लॉ एक नया सब्जेक्ट लगेगा, वर्सेस जैन 25 से जिनका अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हुए वो लोग, वो भी अब अगर May 25 दे रहे हैं, उनके मैक्सिमम जनों का लॉ के वजह से ही रहा है अटेम्प्ट। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको लॉ को टैकल करना सीखना है। आपका माइंड जितना ज्यादा रिलैक्स होकर सोचेगा, जितना अच्छे से कामनेस के साथ सोचेगा, उतने अच्छे से आप लोग लॉ को टैकल कर पाओगे। इसी चीज के लिए मैं गाइड करने आया हूं, फालतू की कोई भी टिप्स नहीं दूंगा, अच्छे से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स दूंगा, जिसको आप अच्छे से फॉलो करना एंड आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बेसिकली जो भी आपके यूनिट्स है आपके पूरे सब्जेक्ट में, उनको मैंने रीअरेंज कर दिया है उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करूं कंपनीज एक्ट की। जो कंपनीज एक्ट आपका पिछले कई अटेम्प्ट से 21 मार्क्स का पूछा जा रहा है, 6 7 7 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 नंबर 7 नंबर 7 नंबर। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आराम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। 12th के बेसिक्स से लिंक्ड है, हालांकि कंपनीज एक्ट आपको 12th में नहीं पढ़ाया जाता, बट बेसिकली आप अकाउंट्स कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही, तो आप आराम से उसका थ्योरेटिकल भी आराम से पढ़ पाओगे। दूसरा आता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पिछले कई अटेम्प्ट से अगेन 20 मार्क्स का आ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करना, ये भी आपका बेसिक माना जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें से भी आपका अच्छा खासा वेटेज बन रहा है। तीसरा आपका आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि आपका पिछले कई अटेम्प्ट से लगभग 14 मार्क्स के आसपास आ रहा है। एंड कई बार ना क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, केस स्टडी बेस भी आता है, और इसके साथ आपका एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें। तो ये आप अच्छे से इसको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना, यानी आपको इसमें प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर आपको थ्योरिक क्वेश्चन भी आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगेन इट्स ऑफ 21 मार्क्स। अच्छे से प्रिपेयर करना, आराम से प्रिपेयर होगा। इसको मैं थोड़ा लास्ट में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में डिफिकल्ट पड़ता है। अगेन उसके बाद आता है आपका एलएलपी एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, लगभग 12 मार्क्स का है, दोनों में 6 नंबर डिवाइड हो जाते हैं। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये आपका बोनस चैप्टर हो सकता है। कई जने इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, अरे इतना सा तो चैप्टर है, कौन करके जाएगा, इससे अच्छा मेन चैप्टर्स करके जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एलएलपी आईआरएफ करके अगर आप गए और आपकी अच्छी किस्मत हुई, क्योंकि देखो आईआरएफ में कुछ 4 या गिनती के 4-5 टॉपिक आते हैं, एलएलपी में भी 4-5 गिनती के टॉपिक है। अगर आपने दोनों अच्छे से कर लिए और दोनों के क्वेश्चन आते हैं जनरली, अभी पिछले कई अटेम्प्ट से इसके क्वेश्चन आ ही रहे, अगर इन दोनों के आपके क्वेश्चंस आ गए तो आप आराम से 2 क्वेश्चन तो आराम से करके आ पाओगे। 6 6 12 10 नंबर आराम से कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, अपने को पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको पास होना है। बेसिकली बोनस क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड फाइनली गाइस, लास्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को मैंने रखा है, 32 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत जने शॉक हो गए कि यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में क्यों रखा, सबसे ज्यादा वेटेज ही उसी की है। देखो यार, ये इसलिए रखा है क्योंकि अभी के टाइम पे अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है, आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं है, बाकी टॉपिक्स आराम से करो। लेकिन कई जने ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लास्ट में करने का सोचते हैं कि ठीक है मैं एग्जाम से 3-4 दिन पहले वन शॉट उठाऊंगा, कर लूंगा। भाई दिमाग घूम जाएगा, नहीं होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में। बहुत बड़ा टॉपिक है, बेसिक आपको समझने के लिए कम से कम ये टॉपिक कवर करने के लिए चाहिए 10 दिन। अगर आप अभी 10 दिन अलॉट करोगे तो बाकी टॉपिक्स आप नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ इसी ये भरोसे जाओगे, पता चले इसमें से अगर क्वेश्चंस अगर गलती से भी थोड़े बहुत हार्ड आ गए ना, तो आप फालतू में फंसोगे। इससे अच्छा बाकी टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। ये टिप मैं उन्हीं को दे रहा हूं जिनका कॉन्ट्रैक्ट अभी तक उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है या उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिनका हो गया है उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं बोलूं, भाई उनका हो गया है तो ऑब्वियसली वो लोग नए टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ोगे तो आपको बाकी टॉपिक्स को तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप बाकी टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चले जा रहे हो, चांस अच्छे खासे बनेंगे। मैंने भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही पास किया था, बट मैं ये चीज को कोई भी बढ़ावा नहीं देता कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मत करके जाओ, लेकिन भाई प्रैक्टिकली सोचो, लास्ट के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, बेटर है 32 मार्क्स का, या बाकी 70 मार्क्स पेपर बचाना बेटर है। ऑब्वियसली 70 मार्क्स आप बचाओगे ना, तो उस चीज की तरफ जाना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं अपन लोग एग्जाम टिप्स की। एग्जाम टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकल टिप्स है, फालतू की कोई भी टिप मैं नहीं देने वाला हूँ। पहली चीज, आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये चीज कहता आया हूं, लॉ के अंदर अगर आपको लिखना नहीं आता है तो आपको अगर कंसेप्ट भी क्लियर हो गए ना, आप पास नहीं हो पाओगे। तो मेक श्योर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज के कम से कम 2 से 3 सवाल आप लोग लिख रहे हो। यूट्यूब पे घने ही प्रैक्टिस सेशंस पढ़े हैं, राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस बहुत सारे टीचर्स के पढ़े। मैं अपने टाइम पे पीडब्ल्यू से पढ़ता था, तो पीडब्ल्यू पे कुणाल मंधारिया सर के यूट्यूब पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस आते थे, मैं उनको फॉलो करके देखता था। अगर आपको कोई भी टीचर जिसका आपको पसंद हो, गुरप्रीत सर है, काफी सारे अलग अलग टीचर्स हैं, उनके राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। रोज के कम से कम 2 से 3 सवाल लगाना, एग्जाम के टाइम तक आराम से 20 से 30 सवाल अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आपको एटलीस्ट एक हैबिट बन जाएगी कि ठीक है मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है, कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा आ जाएगा। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो। ये तय करके जाना कि 80 मार्क का पेपर करके जा रहे हो या 100 मार्क का पेपर करना है आपको। भैया कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं यार मैं तो पूरा पेपर करूंगा चाहे मेरे नंबर कितने भी आए। पता है लॉ के पेपर के बाद जब लोग बाहर निकलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, अरे यार 50% नंबर ही आ रहे हैं तो 100 नंबर का पेपर करके और 50 आ जाएगी। लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि वो 50% एक्यूरेसी करना चाहते हैं। भाई आप लोग या तो एक्यूरेसी मेंटेन करो, कोशिश ये करो कि अगर आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, जनरली बच्चों का कोर्स नहीं होता कई बार, तो आप 100 नंबर की तरफ मत जाओ यार, 80-85 की रेंज में रहो। अगर आप उस 80-85 की रेंज में एक तगड़ी एक्यूरेसी मेंटेन करोगे ना, 80-85 में से 50-60 नंबर कहीं नहीं जा रहे, आ सकते हैं। लोग लाते हैं, मेरे फ्रेंड्स के आए हैं, काफी जने ऐसे थे 70-75 का करके आए, भाई साहब उनके 50 नंबर आए। होता है ऐसे, ठीक है। उसके लिए बस ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी तगड़ी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी तगड़ी नहीं है नहीं तो फिर आप आराम से 100 नंबर में जाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है तो मेक श्योर अगर आपका कोर्स नहीं हुआ है तो फालतू का आपको होल्ड नहीं रखना कि मुझे 100 नंबर का ही करना है, ये करना है, वो करना है। आराम से 80-85 का करके आओ, लेकिन अच्छे से करके आना। ऐसा नहीं है 60-65 का करके आ रहे हो, मेरे तो उसमें से उतने पूरे आ रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा इरेलीवेंट हो जाएगा। मेक श्योर थोड़ा 80-85 की रेंज में रहो अगर एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, और आपको लग रहा है एक्यूरेसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप 100 की तरफ चले जाओ, ठीक है। तीसरी चीज, पेपर अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। पेपर पैटर्न जो हो रहा है, बेसिकली मैं पेपर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखो सितंबर 24 जो हमारा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने अपना एग्जाम दिया था, इट वाज हाईली लेंदी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आईसीआई की हिस्ट्री में बहुत लेंदी पेपर आया था। एंड उसमें ना क्या था, सब पार्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे, हर क्वेश्चन का सब पार्ट, हर क्वेश्चन का सब पार्ट। तो काफी जनों का पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत लेंदी क्वेश्चन था और कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत ट्रिकी भी थे उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए सितंबर 24 थोड़ा सा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल साइड हो गया। जैन 25 देखा तो भाई साहब 50% क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी भी नहीं। 50% केस स्टडी आ गया, 50% डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। मैं शॉक हो गया एक बार के लिए, मैंने कहा जनवरी 25 का पेपर ही पूरा बदल दिया। तो पेपर अनप्रेडिक्टेबल है, इसके भरोसे मत रहना। ये 50% जैन 25 में 50% थ्योरी क्वेश्चन आए हैं तो अब हम लोग आराम से करके चले जाएंगे, हमारे भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जरूरी नहीं है कि आपके भी थ्योरी क्वेश्चन 50% आए, हो सकता है सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आपको 50 थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिले, बाकी केस स्टडी हो जाए। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर करना है। केस स्टडीज जान होती है लॉ के पेपर की, तो मेक श्योर केस स्टडीज तो आप प्रैक्टिस करके ही जा रहे हो, थ्योरी क्वेश्चंस के आप भरोसे मत रहना। हाँ, एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जनरली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसको घुमाना भी होता है बहुत कम उसको घुमाते हैं उनके क्वेश्चंस को, तो वो आप एक बार कह सकते हो कि ठीक है उसके थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज थ्योरी क्वेश्चंस के अलावा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज भैया, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, कैसे हमें आंसर्स को लिखना है। मैं ये चीज एक बार बता देता हूँ अच्छे से कि आपको आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहली चीज, जो भी क्वेश्चन हो, अगर आप केस स्टडी क्वेश्चन लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको लिखना है रेलिवेंट प्रोविजन, कौन सा आपका प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। हेडिंग डालना प्रोविजन या रेलिवेंट प्रोविजन, उसके बाद पूरा प्रोविजन लिखना, एंड देन उसके बाद नीचे आप लोग एनालिसिस या फैक्ट ऑफ द केस लिख सकते हो। अगेन फैक्ट ऑफ द केस ऑप्शनल होता है, इसके कोई भी नंबर नहीं मिलते हैं ऐसा, और नहीं भी लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगी, ठीक है। काफी जनों को लगता है फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट ऑफ द केस लिखना इज नॉट कंपलसरी। उसके बाद आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो। अच्छा, एक चीज आप कर सकते हो, एनालिसिस वाला जो पोर्शन है जो मैं आपको फैक्ट ऑफ द केस या एनालिसिस बोला, उसको आप कंक्लूजन में डाल दो, ताकि प्रोविजन और कंक्लूजन 2 पोर्शंस में आपका काम खत्म हो जाए। प्रोविजन लिखा, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को एनालाइज करके कंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। थ्योरी क्वेश्चन है तो अगेन पॉइंटर्स में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन को अंडरलाइन करके नीचे सब पॉइंटर्स में उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सिंपल आंसर राइटिंग मेथड होता है। एंड अगेन
कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए चलना। अगर देखो इसमें ना दो चीजें होती है, काफी जने क्या करते हैं कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करते क्योंकि उन्होंने कंटेंट पे इतना भरोसा होता है, वो अच्छे से कंटेंट लिख के आ पाते हैं। अगर आपको भरोसा है कि मैं अच्छे से कीवर्ड्स मतलब मेरे कंटेंट बहुत अच्छा है, मेरे को कीवर्ड्स अंडरलाइन नहीं करूंगा तो भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो आप कीवर्ड्स की जगह आप लोग कंटेंट की तरफ जा सकते हो। मैंने यहाँ पे एक वीडियो की आई बटन में लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने लॉ के पेपर का एनालिसिस किया है मेरे फ्रेंड का, उसने एक भी कीवर्ड अंडरलाइन नहीं किया, स्टिल उसके अच्छे नंबर आए थे क्योंकि उसके कंटेंट में दम था। मान लो आपके कंटेंट में दम नहीं है, आपको लग रहा है यार नहीं यार मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं पता कि कैसे प्योर कंटेंट अच्छा लिखा जाता है, तो मेक श्योर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। दोनों को एज अ सब्सटीट्यूट ट्रीट कर सकते हो आप लोग। हो सकता है आपको अगर लगे आपको दोनों करना है तो आप दोनों भी कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करते हुए चलना। उससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि भैया ये कीवर्ड है, पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड है, इसको ही अंडरलाइन करना है, यही आपके क्वेश्चन का मेन हाईलाइट है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड अगेन सेक्शन नंबर लिखना कंपलसरी नहीं है सीए फाउंडेशन में। अगर याद हो, प्रॉपर याद हो तो लिखना, अगर याद ना हो, श्योर नहीं हो मत लिखना, गलत हो जाएगा, नंबर कटेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। पांचवी चीज, कम से कम 3 मॉक टेस्ट देके जाना। मॉक टेस्ट देना बहुत कंपलसरी है लॉ के अंदर। अकाउंट्स में मैंने 2 बोले थे, यहाँ पे आपको 3 देने पड़ेंगे। 3 इसलिए देने पड़ेंगे क्योंकि याद रखना एक चीज, यहाँ पे जितने आप अच्छे से मॉक टेस्ट प्रिपेयर करके जाओगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो लॉ में क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता बिना मॉक टेस्ट दिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम टाइम पे देना, जो आपका 2 से 5 का एग्जाम टाइम होता है, उसी एग्जाम टाइम के दौरान मॉक टेस्ट देने की कोशिश करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा तो उस चीज़ का ध्यान रखना, गर्मी का टाइम है अभी। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पिछले 2-3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स और आपके जो आरटीपीज है वो मैं आपको नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। एंड उस चीज़ से आप लोग आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो प्रैक्टिस। एंड सजेस्टेड आंसर्स भी मैं आपको दे दूंगा पेपर्स के नीचे। आईसीआई की वेबसाइट से सारी चीज़ें, आपको वहाँ भटकना नहीं पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएगी, तो उस चीज़ को आप लोग ज़रूर चेकआउट करना। ठीक है, लास्ट स्टेप, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भैया ये क्या चीज है, ये तो हम सब जानते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन है। किस सेंस में, देखो यार मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जो आपका पहला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो ना, आप जो भी क्वेश्चन चूज कर रहे हो, अच्छा ये याद रखना पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड लास्ट के 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आप वेदर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर आप पहला क्वेश्चन वो करो जिसके अंदर आपको प्योर कॉन्फिडेंस हो कि मैं इसमें सबसे तगड़ी प्रेजेंटेशन कर सकता हूं, अपना मैक्सिमम दे सकता हूं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, पहला क्वेश्चन अगर आपका बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होता है ना, तो एग्जामिनर को लगता है ठीक है यार इसने पहला क्वेश्चन अच्छा किया है, तो लास्ट के क्वेश्चन अब धीरे धीरे अच्छे हो गए। तो मान लो आपने बहुत ही माइन्यूट छोटी छोटी मिस्टेक्स करी होगी, चांसेस है कि वो मिस्टेक्स इग्नोर हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाना है, अच्छे से कीवर्ड्स को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है, प्रॉपर हेडिंग्स देनी है, प्रॉपर क्वेश्चन की राइटिंग रखनी है। अच्छा इस चीज का ध्यान रखना, राइटिंग से याद आया, उसको इतना अच्छे से सजाने मत लग जाना कि पहला क्वेश्चन आपका 1 घंटा खा जाए। ये गलती मैंने अपने टाइम पे करी थी, 1 घंटा लग गया था मुझे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। हालांकि हमारा पेपर भी लेंथी था, बट फिर भी बाकी के क्वेश्चन करने में टाइम नहीं मिलेगा ना तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, जो लोग 100 नंबर का करने का सोच रहे हैं, तो मेक श्योर आप लोग ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के अंदर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे ऊपर मत जाना। अगर आप 1 घंटा गए तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस चल जाए। अच्छा बाय चांस अगर 1 घंटा चला जाए तो मेक श्योर थोड़ा माइंड शांत रखना, उधर आराम से बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है होड़ हो जाए कि भैया 1 घंटा हो गया अब तो मेरे से हो भी नहीं रहा है। शांत रहना, हो जाएगा पेपर, लेकिन शुरू से ही कोशिश करते हुए चलना, एक स्पीड मेंटेन करना कि आपका क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आपका 40 मिनट तक हो जाए। ठीक है, तो ये सारी टिप्स थी। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, क्योंकि अभी मैथ्स और इकोनॉमिक्स की वीडियो इस चैनल पे आना बाकी है। एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि यार मेरे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लगे हो, तो एक मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियोस बनाने की। तो इस चीज का आप लोग ऑब्वियसली सपोर्ट करोगे। तो मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।